हेलो डियर, पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास थोड़ा उसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं और उनसे संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 जो है, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आर्टिकल नंबर 52, क्योंकि जो हमारा एग्जाम आ रहा है पेट, हो सकता है कि आज की क्लास से आपके एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर जो 52 है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? आर्टिकल नंबर जो 52 है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर जो 53 है, कौन सा? 53। आर्टिकल नंबर जो 53 है वो ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होंगी, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, आर्टिकल नंबर जो 53 है वो ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में ही और एक चीज लिखी हुई है कि जो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होगा वो राष्ट्रपति होगा। ये भी आर्टिकल 53 के तहत ही है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा। ये भी बात जो लिखी गई है वो आर्टिकल नंबर 53 में ही लिखी गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर जो 54 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, अब अच्छा, अगर आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखो, पहली बात तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दूसरे कौन लेंगे? 28 राज्यों की जो विधानसभाओं के 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और एक बात लिखी गई थी, 1997 से पहले, 1997 से पहले दिल्ली और पांडिचेरी शामिल नहीं होते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 में कर दिया गया। एक संशोधन किया गया, 17वां संविधान संशोधन 1992 में। जो 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, उसमें यह कहा गया, इसमें जो है दिल्ली और पांडिचेरी, किसको? दिल्ली प्लस पांडिचेरी, इनको भी शामिल कर लिया गया है 17वां संविधान संशोधन 1992 से। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, और ये लोग ये संविधान संशोधन किया गया था, 17वां संविधान संशोधन 1992 में, और ये लोग भाग कब से ले रहे हैं? 1997 से।
जब 1997 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब से दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल कर लिया गया है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि दिल्ली और पांडिचेरी के, दिल्ली प्लस पांडिचेरी के जो सदस्य होते हैं ये भी भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 54। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 55 की। आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर जो 55 है इसमें क्या है? इसमें है निर्वाचन विधि। इसमें क्या है? निर्वाचन विधि। आर्टिकल नंबर जो 55 है इसमें क्या है? निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, वो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली यूज की जाती है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। कितने? 50 प्रस्तावक होते हैं प्लस 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, पूरे एक एक आर्टिकल का मैं निचोड़ बता रहा हूं, उसके अंदर से क्या क्या पूछ सकता है, उनमें क्या क्या लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 55 में क्या है? निर्वाचन विधि है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भाग लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल की बात करता है वो बात करता है आर्टिकल नंबर 56। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति अपने आप ही इस पद से इस्तीफा दे दे। अगर वो अपने आप से इस्तीफा दे देगा तब तो ठीक है। अगर आपको उसको उसके पद से हटाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? इसी में आर्टिकल 56 में ही एक और पॉइंट लिखा गया है, महाभियोग। क्या लिखा गया है? महाभियोग। ये एक महाभियोग का प्रस्ताव होता है जब कभी भी किसी राष्ट्रपति को उसके पद जब कभी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है तो उसके खिलाफ क्या लाया जाता है? महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग आर्टिकल नंबर 56 में है, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो है आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 पर जब हम लोग पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे कि महाभियोग होता क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है, वो 5, उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है, लेकिन वो अपनी एक निर्धारित अवधि से पहले भी इस्तीफा दे सकता है, या फिर उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली आर्टिकल नंबर 56 की। आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 57 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में यह है कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अब तक एक ही लोग हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 52 से 57 और 57 से 62। ठीक है, तो आर्टिकल 57 में क्या लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है? हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर जो 58 है, आर्टिकल नंबर 58 फोन आ रहा था। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है कि इसमें योग्यता वो भी किसकी? राष्ट्रपति की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58 जो है उसमें ये बात करता है राष्ट्रपति की योग्यता की। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए
कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात क्या लिखी गई है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कहाँ का? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पहला पॉइंट ये लिखा गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये क्या है? आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 59 जो है वो ये कहता है, इसमें जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। क्या है? इसमें जो है राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में बताया गया है कि उसके लिए कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? नंबर फर्स्ट शर्त ये कहती है कि वो संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संसद व राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है? सबसे पहली बात तो यह है कि वो संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह लिखा गया है कि वो संघ व राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। तो ये शर्तें इसके बारे में लिखी गई है कि वो संसद और राज्य विधानमंडल का पहली बात तो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो शपथ लेने से पहले उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि वो संघ और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किस में लिखा गया? आर्टिकल नंबर 59 में। और आर्टिकल नंबर 60 जो है वो ये क्या कहता है? ये देता है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो किस चीज की शपथ लेता है? ठीक है, किस चीज की शपथ लेता है? तो सबसे पहले वो किस चीज की शपथ लेता है? संविधान के संरक्षण, परिरक्षण व प्रतिरक्षण, ये 3 बातें लिखी गई है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि वो श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का पालन करेगा। श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने की शपथ। ठीक है, तो आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, हमने आर्टिकल नंबर 60 तक की बात कर ली है। आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 61 ये कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उसके लिए क्या क्या चाहिए। आर्टिकल नंबर 61 ये क्या है? ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। किससे? महाभियोग। सबसे पहले क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति के खिलाफ अगर आपको महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो आपको 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कितने? 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। आपको प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और ये महाभियोग प्रस्ताव किसके खिलाफ आया है? मोरारजी देसाई के खिलाफ लाया गया था, लेकिन अभी तक ये एक भी बार पारित नहीं हुआ है। नहीं, शायद सॉरी, मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है,
तो महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और जब समर्थन मिल जाएगा आप महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे। ठीक है, जब 1/4 सदस्यों का समर्थन मिलेगा प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है। 14 दिन पहले, सुनवाई करने से 14 दिन पहले उनको सूचना दे दी जाती है, जिससे वे अपना पक्ष रख सके। ठीक है, इस पर जब सुनवाई की जाती है तब अगर एक सदन इस प्रस्ताव को अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे, कितने बहुमत से? एक सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी सदन अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे, और अगर दूसरा सदन, ये दूसरा सदन, महाभियोग प्रस्ताव आप किसी भी उसमें ला सकते हैं, हाउस में, चाहे आप लोकसभा में लाइए चाहे आप राज्यसभा में लाइए। ठीक है, अगर एक सदन उसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे, दूसरा सदन उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को ग्रहण करे, ठीक है, तो आपका ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि क्या महाभियोग के प्रस्ताव की, क्या महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उनको उनके कार्यकाल में दी जाती हैं? तो जब तक वो पद रिक्त नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक उनको वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान उनको दी जाती हैं। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान भी उनको वो सभी चीजें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, जब उनका पद रिक्त हो जाता है उस दिन से उनको छोड़ना रहता है। ये हमने बात कर ली आर्टिकल नंबर 61 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 62 ये कहता है कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर आपको नए चुनाव कराने होंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर नए चुनाव कराने होंगे। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो आपको 6 माह के भीतर क्या कराने होंगे? नए चुनाव कराने होंगे। आर्टिकल नंबर 62। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 63, जहां से स्टार्टिंग होती है उपराष्ट्रपति की। लेकिन थोड़ा इसी के बारे में और पढ़ लो कि राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या है। राष्ट्रपति के कार्य, ठीक है, राष्ट्रपति पर कल हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रपति के कार्य, देखो राष्ट्रपति के कार्य क्या है? सबसे पहले क्या है कि सभी राज्यों के, ये याद रखिएगा, सभी राज्यों के सीएम प्लस राज्यपाल, 28 राज्यों के जो आपके सीएम हैं और राज्यपाल हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरा क्या लिखा गया है? दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? दिल्ली के ऐसे लिख लो, संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में सीएम प्लस उपराज्यपाल, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बन चुका है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। इनमें 5 सदस्य होते हैं। कितने? टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत इनके जो सदस्य होते हैं उनका चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपके जो विदेशों में राजदूत होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं।
कंट्रोल एंड एडिटर जनरल सीएजी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, एक पद ऐसा है, ठीक है, नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं। एक पद ऐसा है, ठीक है, जो उसके लिए शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, वो है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको वो किसी भी प्रकार की शपथ ग्रहण नहीं करता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब होता है कि मंत्रि परिषद की सलाह पर उनकी नियुक्ति भी होती है, उन्हें हटाया भी जा सकता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो पद पर रहेगा, उसके बाद उसको हटा सकता है। ठीक है, ठीक है, उनकी नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा, सब कुछ उसके हाथ में, लेकिन हटाने का प्रावधान उसके हाथ में नहीं है। उसको हटाने की प्रक्रिया और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको हटाने की प्रक्रिया सेम है, संसद ही हटा सकती है। ठीक है, और इन दोनों की जो शपथ ग्रहण का जो प्रारूप होता है वो भी सेम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा आपका सीएजी। इन पर हम लोग यहीं से कल आगे बात करेंगे। प्लीज़ अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, मैंने एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ बताया है, उसके अंदर से कैसे भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।